Hello everyone. Once again, welcome you all. Okay, so guys, please let me know that I'm properly audible and visible to everyone. एक बार फ्रेंड्स सभी लोग मेरे को बता दीजिए दैट मेरा ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, तो सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग फ्रेंड्स बात करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड की। मैंने छोटा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। द टॉपिक नेम इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं विदेशी व्यापार। फॉरेन ट्रेड या फिर विदेशी व्यापार या फिर इसी को हम फॉरेन ट्रेड के नाम से जानते हैं। फॉरेन ट्रेड या फिर इसी को हम विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है फॉरेन ट्रेड, इसके बारे में पहले थोड़ा सा ओवरली सुन लेते हैं और फिर इसके बारे में सेशन में हम लोग पॉइंट्स जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फॉरेन ट्रेड में अगर आप देखें तो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर देखें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, है ना। बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड के अंदर, जिसमें होता क्या है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उसका कंट्री का बाकी के जितने कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है, उन कंट्रियों से जो है देश के अंदर कितना पैसा आता है और देश से बाहर पैसा कितना जाता है, ठीक है। तो ऑल द मनी विच आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, विद इन इंडिया, हमारे देश के अंदर बाहर से जितना पैसा आया और हमारे देश से कितना ज़्यादा पैसा चला गया, कितना पैसा बाहर गया, उसका जो डिफरेंस है उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार के अंदर होता क्या है कि कोई भी कंट्री जो है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अपने बिजनेसेस, अपने ट्रेड्स एक्टिविटीज़ को क्या करती है, परफॉर्म करती है कि देश जो है बाहर के देशों के साथ किस तरीके से ट्रेड वगैरह या फिर व्यापार वगैरह कर रहा है, ठीक है। तो आप कितना अच्छा ट्रेड कर रहे हैं बाहर के देशों के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल जो है वो शो करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, बाहर के इंडस्ट्रीज़ के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, कितने अच्छे से बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं और इसीलिए ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से, व्यापार के प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंट्री का बाहर के देशों के साथ जितना ज़्यादा व्यापार होगा, जितना ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करोगे, उतना ज़्यादा ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेस्ट रहता है ना। क्योंकि जो टाइम है वो है टाइम है ग्लोबलाइजेशन का, एंड एट द टाइम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, है ना, हमें सभी की सभी कंट्रीज़ के साथ अच्छे हेल्दी इकोनॉमिक रिलेशंस बना के चलने होंगे, सो दैट, है ना, यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। जो कंट्री हमसे जुड़ेगी उसको भी फ़ायदा होगा और हम जिस कंट्री से जुड़ेंगे उससे हमें भी फ़ायदा होगा, है ना। और तो ये एक विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए होती है, तो जिन कंट्रीज़ के साथ भी हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इनकमिंग सोर्सेज ऑफ मनी विद इन इंडिया। हम सबसे पहले देखते हैं इनकमिंग सोर्सेज। इनकमिंग सोर्सेज ऑफ इंडिया, है ना। इनकमिंग में इनकमिंग सोर्सेज, इनकमिंग सोर्सेज ऑफ मनी इन कंट्री। तो इसको हम लोग कहेंगे देश में पैसे आने के रास्ते, है ना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देश में कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस से, अलग अलग तरीक़ों से पैसा हमारे देश के अंदर आता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पैसा आता कहाँ से है। अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारे देश में डिफरेंट सोर्सेज से पैसा आता कहाँ से है, तो हम ये भी जवाब खोज लेंगे कि पैसा जाएगा कहाँ कहाँ से, है ना। पैसा डिफरेंट सोर्सेज से कौन कौन से ऐसे जरिए हैं जिससे पैसा हमारे देश से बाहर जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यस मुकेश, कोई इशू नहीं है। ये नया टॉपिक है, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ये नया टॉपिक है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप नया सेशन आपने स्टार्ट किया तब भी, ठीक है।
तो चलिए, मैं बात कर रहा था आपके पास आपसे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मनी जिससे देश के अंदर जो है वो पैसा आता है। तो किन किन तरीक़ों से पैसा देश के अंदर आता है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जरिया आपको देखने को मिलता है कि इन्वेस्टमेंट की मदद से देश के अंदर पैसा आता है ना। देश के अंदर पैसा आता है निवेश की मदद से, है ना। तो एक बड़ा जरिया आपको देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट निवेश के जरिए देश के अंदर बहुत सारा पैसा आता है ना। अब निवेश के जरिए जो पैसा आता है इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं जिसके जरिए हमारे पास निवेश से पैसा आता है। एक तो हमारे पास पैसा है आता है एफडीआई के जरिए। एफडीआई को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर इसी को आप नाम दे देते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक ऐसा जरिया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक ऐसा जरिया है जिससे कोई बाहर की कंट्री जो है, बाहर की जो कोई कंट्री है वो हमारे देश में पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए क्या करती है, काम करती है, ठीक है। सो इसको हम लोग नाम देंगे क्या, आपका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसको हम लोग नाम देंगे क्या, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से देश के अंदर पैसा आता, क्या होता अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा, जैसे आपको एफडीआई देखने को मिलेगा, ऐसी एक होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष इसको हम लोग कहते हैं विदेशी संस्थागत निवेश। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर विदेशी संस्थागत निवेश, है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या विदेशी संस्थागत निवेश, है ना। तो हमें दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। एक आपको देखने को मिल रहा है एफडीआई, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से हमारे पास पैसा आता है। और दूसरा हमें देखने को मिल रहा है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी संस्थागत निवेश। ये दोनों क्या होता है, दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, पहले सुन लेते हैं फिर इसके बारे में मैं लिखता हूँ बोर्ड पर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एफडीआई हो या एफआईआई हो, दोनों में विदेशी निवेश है भारत के अंदर, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी बाहर की विदेशी कंपनी हमारे देश के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, हमारे देश की कंपनियों के अंदर पैसा लगाती है या अपनी खुद की कंपनी भारत के अंदर खोलती है, तो इसको हम विदेशी निवेश कहते हैं, है ना। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और इन दोनों निवेशों में एक इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज कि आप कितना पैसा, कितने प्रतिशत पैसा लगा रहे हैं, उसके बेसिस पर डिफरेंस जो है वो निकाला जाता है। अब सवाल उठता है कि ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेशकों का फ़ायदा क्या होता है। जब हमारे देश में कोई कंपनी, बाहर की विदेशी कंपनी पैसा निवेश करती है तो उससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, आर्थिक जो है क्रियाकलाप होते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, आर्थिक विकास होगा, क्योंकि आपके देश के अंदर कंपनी सेटअप होगी, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में सेटअप होगी उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ बाहर की कंपनी आएगी हमारे देश में और प्लांट लगाएगी तो हमें टैक्स भी देगी। टॉप मैनेजमेंट अगर छोड़ दिया जाए तो बड़े मैनेजमेंट वाले बंदों को छोड़ करके बाकी जितने लेबर हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब आपके देश के लगेंगे, तो उससे देश के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है वही जो विदेशी प्रोडक्ट जो हम बाहर से पहले मंगा के ख़रीदते थे तो हमको बहुत महंगा पड़ता था। जैसे मान लेते हैं एप्पल का फ़ोन पहले मैं मंगाया यूएस से तो मेरे को बहुत महंगा पड़ रहा, लगभग 1 लाख रुपए का मान लेते पड़ रहा। अब मान लेते भारत में बनता और भारत में ही बिकता है, अगर भारत में बन के भारत में ही बिकने लगे तो थोड़ा सा कम दामों में हमें मिल सकता है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रोडक्ट आपके देश के अंदर बनेगा और वहीं पर अगर बिकता भी है तो उसको हम सस्ते दामों में बेच सकते हैं। साथ ही साथ अगर कंपनी बड़े लेवल पर उत्पादन करती है तो उस प्रोडक्ट को हम बाहर भी बेच सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि एप्पल का जो प्रोडक्शन है, एप्पल का जो एक्सपोर्ट है वो 10 बिलियन यूएस डॉलर के अराउंड क्रॉस कर गया, और हमने बहुत बड़े लेवल पर एप्पल के फ़ोन मैन्युफैक्चर्स करके बाहर के देशों के अंदर सप्लाई किए हैं और बेचे हैं, एक्सपोर्ट किए, निर्यात किया है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो इन्वेस्टमेंट का जरिया होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए, और निवेश से अच्छा खासा पैसा आता है यहाँ पर। ठीक है, एफडीआई और एफआई में अंतर सुनिएगा क्या है। देखिए क्या अंतर एफडीआई और एफआई में। अगर आपके देश के अंदर इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है एफडीआई में, अगर कोई बाहर की विदेशी कंपनी आपके देश में निवेश कर रही है, अगर देश के अंदर कोई कंपनी बाहर की इन्वेस्टमेंट है, किसी विदेशी कंपनी का अगर निवेश है भारत के अंदर, और अगर निवेश का परसेंटेज है 10% से ज़्यादा, अगर कोई बाहर की कंपनी हमारे देश के अंदर 10% से ज़्यादा पैसा निवेश कर रही है ना, अगर कोई कंपनी बाहर की विदेशी कंपनी भारत के अंदर 10% से ज़्यादा निवेश कर रही है, तो इसको कैटेगरी में रखा जाता है एफडीआई के, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कैटेगरी में रखा जाता। बहुत सिंपल सी सरल सी डेफिनेशन है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। कब आप कहेंगे एफडीआई कि पैसा एफडीआई से आया है, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में किसी कंपनी के अंदर या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर या खुद अगर कंपनी शुरू करती है, अगर उसका निवेश भारत के अंदर 10% से ज़्यादा का निवेश है तो ये वो कैटेगरी में डाला जाएगा एफडीआई की, है ना। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। दूसरी कैटेगरी हमारे पास एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेश। ये थोड़ा छोटे लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कोई बाहर का विदेशी निवेशक अगर कोई इन्वेस्टमेंट या निवेश करे हमारे देश के अंदर, निवेश करे या इन्वेस्टमेंट करे, और वो इन्वेस्टमेंट है अगर 10% या उससे कम का, तो 10% से ज़्यादा है तो कौन सी कैटेगरी में डाल देंगे, एफडीआई की कैटेगरी में। और अगर विदेशी कंपनी का निवेश भारत के अंदर है 10% या उससे कम का, 10% या उससे कम का इन्वेस्टमेंट है, तो इसको हम डाल देते हैं किस कैटेगरी में, एफआईआई की कैटेगरी में। तो बाहर की कोई विदेशी कंपनी ने अगर भारत में पैसा लगाया है जिसकी वजह से भारत के अंदर पैसा आया, वो एफडीआई की कैटेगरी में आएगा या एफआईआई की कैटेगरी में आएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितना पैसे का निवेश किया है। इफ़ द इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन 10%, सो यू विल कंसिडर एज एफडीआई इन्वेस्टमेंट, और अगर इन्वेस्टमेंट 10% से या उससे कम का है तो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट काउंट होगा। ठीक है, देखिए इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, फिर आगे बढ़ूं। 10% से ज़्यादा का निवेश एफडीआई, 10% या उससे कम का निवेश एफआईआई। तो एफडीआई और एफआईआई। तो अभी हमने पहला तरीका देखा कि निवेश के जरिए भारत के अंदर बाहर से विदेशों से पैसा आता है ना, मतलब बाहर के इंडिया की बाउंड्री से बाहर से पैसा आया किसके जरिए, एफडीआई के जरिए और एफआईआई के जरिए। अभी हम ये देख रहे हैं सोर्सेस ऑफ मनी कमिंग टू इंडिया। हम देख रहे हैं वो ऐसे कौन कौन से जरिए हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे देश के अंदर पैसा आता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद है एफडीआई और एफआईआई के जरिए पैसा आ गया। और कैसे पैसा आ सकता है भाई देश के अंदर, देश के अंदर पैसा आता है एक्सपोर्ट से, है ना, एक्सपोर्ट से, निर्यात से। क्या होता है भाई निर्यात, जब हम किसी दूसरे देश को सामान बेचते हैं, जब हम अपने देश से किसी दूसरे देश को सामान बेचते हैं तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट, निर्यात करना। देश जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, जितना ज़्यादा निर्यात करेगा, उतना बाहर से पैसा हमारे पास आएगा, मतलब हमारे पास मनी आएगा ज़्यादा, और मतलब इनकम जो है देश के अंदर ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप इंडिया से भारत से प्रोडक्ट को बाहर क्या करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं। किसको,
विदेशी कंपनियों को या फिर विदेश में या फॉरेन कंट्रीज को, ठीक, किसी भी फॉरेन कंट्री को जब आप बेचते हैं तो ये कहलाता है एक्सपोर्ट। ये जो सेल करते हैं इसी को हम लोग नाम देते हैं, पढ़े लिखे लोगों की भाषा में इसी को कहा जाता है एक्सपोर्ट। तो सेल करना मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट। जब इंडिया से बाहर कोई हम सामान बेचते हैं तो इसको कहते हैं निर्यात। और जब आप कोई सामान बेचते हैं तो बाहर वाला बदले में आपको पैसा देगा और आपके पास विदेशी मुद्रा या फॉरेन इनकम आपके पास आएगी। तो एक तो जरिया हो गया, एक्सपोर्ट से भी देश के अंदर पैसा आता है। तो इसका मतलब किसी देश के लिए निर्यात जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर देश का निर्यात बढ़ता है तो देश के पास विदेशी मुद्रा या फिर फॉरेन करेंसी या इनकम जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा देश में मोदी साहब जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत समय से फोकस कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। 2014 से ही जो मेक इन इंडिया मिशन लॉन्च हुआ, मेक इन इंडिया मिशन का मकसद ये था कि भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो विनिर्माण का क्षेत्र है, उसको हम विनिर्माण के काम को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकें। अगर देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो हम एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएंगे। कोविड के बाद जब आत्मनिर्भर भारत स्कीम लॉन्च हुई है ना, तो उसमें भारतीय कंपनियों को भी कहा गया कि आप भी भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश करिए। उसके लिए सरकार ने एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च की कि भाई सभी लोगों को हम इंसेंटिव देंगे, अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप उत्पादन करके दोगे, एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप एक्सपोर्ट करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो हम आपको उस पर छूट भी देंगे। बाहर की विदेशी कंपनियों को हम अट्रैक्ट करने में काफ़ी हद तक सफल रहे। एप्पल की डील भारत से काफ़ी लंबे समय तक अटकी हुई थी, लेकिन सरकार ने उसको फाइनली क्लियर करके एप्पल ने भारत के अंदर अपना बहुत बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि सर एप्पल की कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, है ना। एप्पल का जो टोटल मार्केट वैल्यूएशन है तकरीबन 2 से 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था तकरीबन जो है 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, और एक अकेले एप्पल की कंपनी तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनाती है। मतलब एप्पल की कंपनी एक तरफ और लगभग भारत की इकोनॉमी पूरी एक तरफ। सो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी वो कंपनी है। एप्पल, गूगल, फेसबुक ऐसे 2-4 कंपनियां मिला दीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था तैयार है। ठीक है, सो दैट्स वाई दे आर द वेरी ह्यूज जाइंट। और ऐसी ही कंपनियां चाइना के अंदर थी, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करती थी, जो चाइना आज बड़े लेवल पर पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमी में बहुत आगे जो है आपको देखने को मिल रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जैसे आज ये कंपनियां भारत के अंदर आ रही हैं, वैसे ही कभी ये कंपनियां, ये सभी के सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है चाइना के यहाँ गई थी, क्योंकि चाइना के यहाँ लेबर सस्ता था, लेबर के नॉर्म्स आसान थे, उनके यहाँ बिजनेस के व्यापार की शर्तें आसान थी, उनके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, है ना। विनिर्माण का क्षेत्र, उनका ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी थी, अच्छी सड़कें थी, अच्छे ब्रिजेस थे, लॉजिस्टिक सिस्टम अच्छा था। लॉजिस्टिक का मतलब आप ये समझिए, माल ढुलाई करना, इधर उधर ले जाना आसान था। हमारे देश में 10 जगह चेकिंग होती, 10 जगह पेपर पे एंट्री होती थी। तो उस सब चीज़ों को मोदी साहब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए क्या किया है, बहुत ही आसान कर दिया है। अगर आप न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी देखें, जिसमें सरकार ने आपको माल वगैरह ढोना है या माल वगैरह कहीं पर स्टोर करके रखना है, उसको एक्सपोर्ट करना है, तो वो सब सारे शर्तें, पेपर वर्क बहुत ही ख़त्म कर दिया है, और सब कुछ आप ऑनलाइन एक प्रोसेस करके यू कैन बिकम एक्सपोर्टर, और आप इंडिया से माल बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई है, एक बिजनेस फ्रेंडली हो गई है ना। व्यापार के अनुकूल जो है एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, तो उसकी वजह से लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज नाउ दे आर विलिंग टू फंक्शन विद इन इंडिया, है ना। तो वो अब इंडिया के अंदर पूरी तरीके से काम करने के लिए रेडी हैं। तो याद रखिएगा, एक्सपोर्ट इनकम का, फॉरेन ट्रेड का, फॉरेन इनकम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो गए तो आप दुनिया के लीडर बन सकते हैं। ठीक, यूएस के पीछे, अमेरिका के पीछे सभी लोग क्यों भागते हैं? भाई अमेरिका के पीछे सभी लोगों को भागने का एक बड़ा मकसद, एक बड़ा कारण ये है कि अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है ना। अमेरिकन कंपनी पूरे दुनिया भर में फैली हुई हैं। भारत ने जो अभी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च की थी, नई विदेश नीति जो है, नई विदेश व्यापार नीति, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो सरकार ने लॉन्च की, उस नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर सरकार ने ये फोकस किया है कि हम रुपए में डायरेक्ट अब ट्रेड करना शुरू करेंगे, हम डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करेंगे, और हम सीधे रुपए में अब ज़्यादातर देशों के साथ डील करेंगे। 35+ कंट्रीज़ के साथ अभी हम डील करने का प्लान कर रहे हैं, और उसमें पहली कंट्री हमारी है रशिया, जिसके साथ, रशिया के साथ हम डायरेक्ट रुपए में डील कर रहे हैं। डॉलर से हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि रशियंस को तो डॉलर मिलना ही नहीं, है ना। तो इस केस में अब हम डायरेक्ट रुपए में डील कर रहे हैं रशिया के साथ,
एंड अगर इस चीज़ को हम बहुत बड़े लेवल पर एक्सटेंड कर ले जाते हैं तो हम डॉलर के काउंटर में रुपी को बहुत बड़े लेवल पर खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फॉरेन पॉलिसी वी आर डूइंग टू गुड, है ना, काफ़ी अच्छा हम लोग कर रहे हैं, और फॉरेन पॉलिसी अगर इसी तरीके से चलती रही तो हम बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो एक्सपोर्ट ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट से देश के अंदर जो है पैसा आता है, ठीक है। चलिए, एक तो हमने देख लिया इन्वेस्टमेंट, दूसरा देख लिया एक्सपोर्ट। तीसरा देखिए, तीसरा जो है सरकार, तीसरा जो है बोरोइंग्स से पैसा आता है ना, बोरोइंग से पैसा आता है, उधार से या फिर कर्ज से, है ना। अब देखिए, पैसा आता है, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। अब पैसा वो देनदारी है कि नहीं है, वो क्या है, वो बात की बात है। बोरोइंग से भी बहुत सारा पैसा आता है हमारे देश में। एक तो हमारी होती है ना, तो एक तो हमारे पास होती है गवर्नमेंट बोरोइंग्स, गवर्नमेंट बोरोइंग्स, गवर्नमेंट बोरोइंग्स हैं सरकार की उधार की प्राप्तियां, मतलब सरकार, सरकारी कर्ज, सरकार सरकार विदेशी संस्थानों से, सरकार विदेशी संस्थानों से पैसे कर्ज में लेती है। तो एक तो तरीका हो गया, विदेशी संस्थानों से हम पैसे कर्ज में लेते हैं। दूसरा, आपको अगला एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी आपको देखने को मिलेगा, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। दैट इज प्राइवेट कंपनीज बाहर से पैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब प्राइवेट कंपनियां, है ना, जैसे रिलायंस अंबानी साहब बाहर से विदेश से पैसा उठा लें, है ना, ये आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के अंदर आ जाएगा। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में क्या होगा कि हमारे देश की कंपनियां बाहर से पैसा उठाने के लिए काम करेंगे, ओके, सो विल बेसिकली गेट मनी फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, है ना। तो ये हम विदेशों से पैसा उठा सकते हैं। तो यहाँ एक तो बोरोइंग से पैसा आ सकता है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जरिए हैं जिससे बाहर, दैट इज विदेश से पैसा हमारे देश के अंदर आता है, फॉरेन कंट्री के अंदर से पैसा हमारे देश के अंदर आता है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हमने देख लिया, और अगला हमने देखा बोरोइंग्स के जरिए, है ना। तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स हमने देखा, और हमने देखा क्या, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में आप क्या करेंगे, बाहर से पैसा आप कर्ज में लेते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, और भाई क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हमारे देश में पैसा आता हो, है ना। आपने नाम सुना होगा टूरिज्म, टूरिज्म, पर्यटन को हम बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है। पर्यटन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो अभी हम देख रहे हैं पैसा आता कहाँ से है ना। अब उधार का एक ऐसा है, अभी हम देखते हैं कि पैसा आ कहाँ से रहा है ना। ऑल द सोर्सेस ऑफ मनी कमिंग टू विद इन योर अकाउंट, आपके खाते के अंदर टोटल कितना पैसा आ रहा, कहाँ से आ रहा है, इससे मतलब नहीं है, पैसा आ कितना रहा है और आपके अकाउंट से पैसा कितना जा रहा है। आप चाहे उधार दे रहे हैं, चाहे खर्चा कर रहे हैं, कुछ भी है, हम अकाउंट, हम जैसे हमारे पास एक खाता है, हम एक खाता देखना चाहते हैं, अकाउंट देखना चाहते हैं, एक अकाउंट अभी हम मेंटेन करेंगे जिसमें हमें ये देखना है कि हमारे पास से टोटल विदेश से पैसा कितना आया और हमारे पास से पैसा कितना गया,
उस अकाउंट को हम क्या करना चाह रहे हैं, मेंटेन करना चाह रहे हैं, है ना। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर, बीओटी के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर दो अकाउंट आते हैं, करंट अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट आता है, ठीक है। चालू खाता आता है, एक पूंजीगत खाता आता है। उन दोनों अकाउंट के बारे में हमें पढ़ना है। तो मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, तो हमारे लिए वो कंसेप्ट पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम आसानी से समझ पाएंगे। टूरिज्म, पर्यटन को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। अतिथि देवो भव, इनक्रेडिबल इंडिया, है ना। हम इनक्रेडिबल इंडिया अतिथि देवो भव जो है कैंपेन लॉन्च करते हैं। हम बाहर के टूरिस्ट को, पर्यटकों को बढ़ावा देते हैं। हम चाहते हैं बाहर से ज़्यादा टूरिस्ट, पर्यटक जो है भारत घूमने आए। हम इंडिया के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा जो है माहौल बना के रखें कि बाहर से हम विदेशी टूरिस्टों को भारत के अंदर अट्रैक्ट करें। इंडिया इज़ blessed with the natural beauties and lot of things we are having for the foreigners as well as for the Indians। तो अगर आप कभी विदेश घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मेक इट श्योर उससे पहले आपने भारत को अच्छे से भ्रमण किया हो, भारत को अच्छे से घुमा हो। अगर आप इंडिया में घूमना चाहें तो इंडिया में लगभग हर तरह के वेदर्स, कंडीशंस, है ना। आपको बीचेस देखने हैं, आपको हिल स्टेशंस देखने हैं, आपको डेजर्ट देखना है, नेचुरल ब्यूटी देखनी है, कुछ भी आपको इंडिया के अंदर देखना है तो यू कैन हैव ईच एंड एवरीथिंग। आप हर जगह वो चीज़ें घूमकर देख सकते हैं। तो सरकार पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती है। रीज़न बीइंग कि अगर हम विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके तो हमारे लिए बाहर से विदेशी मुद्रा, डॉलर्स लेके आएंगे, है ना। तो कहीं अगर आपको विदेशी टूरिस्ट दिखता है तो उसको बिल्कुल परेशान मत करिए। वो ये सोचिए आप कि वो डॉलर लाया है आपके लिए, वो आपको डॉलर जैसा दिखना चाहिए। तो उसको अगर परेशान करेंगे तो डॉलर चला जाएगा। तो इसीलिए जैसा अतिथि देवो भव इंडिया की हमेशा से परंपरा रही है ना, इनक्रेडिबल इंडिया, है ना। सो बिल्कुल जो टूरिस्ट हैं, जो अतिथि हैं, उनका जो है बिल्कुल हम सम्मान करें और उनको जो है इंडिया में बिल्कुल इनवाइट करें। आपने देखा होगा मोदी जी अपनी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ पर जो इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के जो लोग रहते हैं उनसे कहते हैं कि आप अपने जो विदेशी मित्र हैं, अपने विदेशी दोस्तों से कहिए कि इंडिया कम से कम साल में एक बार अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंडिया ज़रूर घूमने जाएं। तो इसीलिए कहा जाता है ताकि जितना ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ेगा, टूरिज़्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसको अगर हम फॉरेन टूरिज़्म को, इंडिया के अंदर टूरिज़्म को बड़े लेवल पर प्रमोट कर ले जाते हैं, बढ़ा ले जाते हैं तो बहुत बड़े लेवल पर हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, है ना। आप देखिए बैंकॉक वगैरह, अगर थाईलैंड वगैरह जैसी कंट्री देखिए, बैंकॉक वगैरह में, या फिर मालदीव्स देखिए, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है, सिंगापुर वगैरह देखिए, तो ये लोग टूरिज़्म से, ये लोगों के पास बहुत सारा पैसा आता है ना। तो पर्यटन इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो पर्यटन से पैसा आता है। इसके अलावा आपके पास हेल्थ से भी पैसा आता है ना। हेल्थ सर्विसेज से भी पैसा आता है ना। हेल्थ सर्विसेज से भी पैसा आता है ना। स्वास्थ्य की सेवाएं, है ना। हमारे देश में देखिए, चाइना बाकी मामलों में अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही बात है ना, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। चाइना के बारे में ऐसा कहा जाता है ना कि चाइना के प्रोडक्ट तो ठीक हैं लेकिन चाइना की दवाई खाने से आदमी डरता है। और इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, इंडिया का जो दवाइयों का या मेडिसिन का या जो मेडिकल फील्ड का बिजनेस है, दैट इज़ वेरी ट्रस्टेड। इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स में से माने जाते हैं। हमारे डॉक्टर्स जो है विदेशों में, यूरोप में, यूएस के अंदर बहुत बड़े लेवल पर सर्जरी, ट्रीटमेंट वगैरह के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर हैं। तो इंडिया का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही सस्ता, अफोर्डेबल और बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। तो ऐसे लोग जो विदेशों के अंदर रहते हैं और बहुत महंगी सर्जरी या बहुत महंगे ऑपरेशन वगैरह अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं उतना पैसा खर्च कर सकते, वो सब आते हैं इंडिया के अंदर अपना ट्रीटमेंट कराने, अपना इलाज कराने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आप मान लेते हैं यूएस के अंदर मान लेते हैं कोई सर्जरी करा रहे हैं, मान लेते हैं हार्ट की सर्जरी करा रहे हैं, एक एग्जांपल मैं रफली बता रहा हूं, तो मान लेते हैं वहां 10 लाख रुपए लगने, आपके डॉलर में मान लेते हैं 10 लाख रुपए लगने हैं। इंडिया के अंदर वही सर्जरी आपकी 1.5 से 2 लाख रुपए में, 2.5 लाख रुपए में हो जाएगी। तो 10 लाख रुपए खर्च करने के बजाय अगला विदेश वाला 5 लाख रुपए भी खर्च करेगा तो 2.5 लाख रुपए में इलाज कराएगा और बाकी 2.5 लाख रुपए में उसका पूरा परिवार भारत घूम भी लेगा। तो इसीलिए हेल्थ और टूरिज्म दोनों एक दूसरे पर बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं। तो अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव करते हैं, ट्रीटमेंट की और फैसिलिटीज़ बढ़ाते हैं, तो बहुत सारे विदेश के लोग हमारे देश के अंदर ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए आते हैं। और आपको पता है वो इलाज के लिए आएंगे तो उससे क्या होगा, पैसा आएगा, ठीक। तो इलाज के लिए आएंगे तो पैसा आएगा। इसी तरह से अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी, है ना,
स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी को या फिर स्पिरिचुअलिटी मतलब जैसे योग वगैरह आप देखिए, है ना, योग वगैरह देखिए, है ना, धार्मिक चीज़ों के लिए, धार्मिक चीज़ों के लिए, है ना, मेडिटेशन के लिए, ध्यान वगैरह लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन वगैरह, ध्यान वगैरह लगाने के लिए बहुत सारे लोग भारत में, है ना, स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक भावनाओं को या फिर धार्मिक आस्थाओं को लेकर के भारत के अंदर आते हैं, है ना, कि भारत के अंदर जो है जाके वो काफ़ी हद तक, काफ़ी समय तक हरिद्वार रहे या और कहीं रहे तो वो योगा वगैरह सीखते हैं, है ना, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी सीखते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, है ना। बाबा रामदेव जी को ही देखिए, उनके बहुत सारे फॉरेन फॉलोअर्स हैं, विदेशी फॉलोअर्स हैं। ऐसे जो श्री श्री रविशंकर, उनके बहुत सारे विदेशी फॉलोअर्स हैं, एन आर्ट ऑफ लिविंग वाले। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे विदेशी फॉलोअर्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक चीज़ों और मेडिटेशन, योगा, इस तरह की चीज़ों को सीखना चाहते हैं। तो वो कई बार उनको हम अट्रैक्ट करते हैं भारत के अंदर और वो भारत के अंदर आते हैं और ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो वो अगर आते हैं भारत के अंदर तो सीधी सी बात है, डॉलर लेके आएंगे, विदेशी मुद्रा लेके आएंगे, ठीक है। ऐसी अगर आप एक और चीज़ देखें, एजुकेशन, हालांकि एजुकेशन में बहुत बड़े लेवल पर हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं विदेशी छात्रों को, है ना, लेकिन हाँ, शिक्षा के जरिए भी जो है वी कैन अट्रैक्ट द फॉरेन स्टूडेंट्स। हम विदेशी स्टूडेंट्स को अगर अट्रैक्ट करते हैं तो ये वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर पैसा आता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देख लीजिए हमने कौन कौन से तरीके देखे जिससे देश के अंदर पैसा आता है। तो पहला हमने देखा इन्वेस्टमेंट के जरिए, निवेश के जरिए देश के अंदर पैसा आ सकता है। एफडीआई के जरिए, एफआईआई के जरिए, इससे देश के अंदर पैसा आता है, ठीक। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और जो है उसके जरिए। एफडीआई में क्या होगा, अगर देश के अंदर निवेश, कोई बाहर की कंपनी 10% से ज़्यादा का निवेश है तो एफडीआई, और 10% या उससे कम का निवेश है तो एफआईआई की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा और कैसे देश के अंदर पैसा आता है, एक्सपोर्ट से, जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा देश के अंदर पैसा आएगा। बोरोइंग्स, सरकार जो है कर्ज के जरिए, सरकारी कर्ज और विदेशी प्राइवेट कर्ज को लेकर के भी देश के अंदर पैसा आता है। कर्ज अगर हम लेते हैं तो उससे भी पैसा आता है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। पर्यटन के जरिए भी हमारे देश के अंदर पैसा आता है। हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य की सुविधाओं के जरिए भी बाहर से, विदेश से पैसा आता है। स्पिरिचुअलिटी, अगर हम योगा, बाकी मेडिटेशन वगैरह ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं तो इससे भी पैसा आता है। इवन शिक्षा वगैरह की अगर बात करें, एजुकेशन की अगर बात करें तो ये फैसिलिटीज़ अगर हम बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से भी देश से विदेशी पैसा आएगा, ठीक। अब तो आपको ये बात समझ में आ गई पैसा आता कहाँ से है। अब हमें ये भी देखना है कि पैसा जाता कहाँ कहाँ है, पैसा देश से खर्च कहाँ पर होता है ना। मनी, आउटगोइंग सोर्सेस ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया, है ना, देश से पैसा बाहर कैसे आता है, आता कहाँ से देख लिया, अब जाएगा भी, पैसा आया है तो जाएगा भी, तो जाएगा कहाँ कहाँ वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर पैसे का आना आपको समझ में आ गया, पैसे की इनकमिंग आपको समझ में आ गई, तो आउटगोइंग बहुत आसान है। देख कितना लिख लिया सभी लोगों ने, क्लियर है? सो प्लीज डू कमेंट सो वी कैन मूव अहेड। ये हमने देखा इनकमिंग सोर्सेस ऑफ मनी विद इन इंडिया, कि देश के अंदर पैसा आया कहाँ कहाँ से। अब सवाल उठता है देश से पैसा जाएगा कहाँ कहाँ, ठीक है। तो चलिए जाने का देखते हैं थोड़ा सा। आउटगोइंग आउटगोइंग सोर्सेस ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया, भारत से पैसा जाएगा कैसे। चलिए, भारत से पैसा जाना है, देखिए तो भारत से पैसा एक तो सबसे बड़ा है इंपोर्ट, है ना, इंपोर्ट, आयात। आयात क्या होता है, जब आप बाहर के देशों से चीजें खरीदते हैं तो आपके लिए ये कहलाता है आयात, है ना। पैसा बाहर कैसे आता है, आउटगोइंग सोर्सेस मतलब पैसा बाहर कहाँ से आता है, आयात, इंपोर्ट से। देखिए
इंडिया अगर, हमारा देश अगर बाहर के देशों से कोई भी चीज़ खरीदता है ना, यहाँ पर फॉरेन की कंट्री से, कोई भी विदेशी देश से, फॉरेन कंट्री से अगर हम चीज़ें बाई करते हैं, खरीदते हैं, है ना, बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो यही चीज़ कहलाता है, यही प्रोसेस कहलाता है इंपोर्ट। अगर हम बाहर से कुछ खरीदते हैं तो कहलाता है इंपोर्ट। और जब आप बाहर से कुछ खरीदेंगे तो बदले में आपको पैसा जो है वो देना पड़ेगा बाहर के लिए। तो इंपोर्ट क्या करता है, खर्चे के लिए काम करता है, और जो है इंपोर्ट से खर्चा जो है बढ़ता है। और बाकी लगभग सेम होगा, हाँ, जाने का भी लगभग सेम होगा, बस आपको इंपोर्ट अलग से याद रखना है कि इंपोर्ट से पैसा खर्च होता है, एक्सपोर्ट से पैसा आता है। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना देश के अंदर पैसा आएगा, और जितना ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ेगा उतना देश से पैसा बाहर जाएगा। तो हमें अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी, मतलब हमारी जो अपनी आयात की जो निर्भरता है, आयात को कम करना पड़ेगा। कम करेंगे तभी हमें ज़्यादा फायदा हो पाएगा। जैसे क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह को अगर देखें तो इनमें हमारा इंपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़े लेवल पर हम कच्चा तेल है, पेट्रोल है, डीजल है ना, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, है ना, और ये हमें काफ़ी महंगा भी पड़ता है। तो हमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है ना, इन सब चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ताकि हमारी निर्भरता इन चीज़ों पर कम हो। तो इंपोर्ट को कम करना जरूरी है देश के लिए, एक लिमिट के अंदर इसको हम कम करें ज़्यादा तो अच्छी बात है। इसके अलावा वही तरीका, वही बाकी सारी चीज़ें सेम है। इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट से अब उल्टा इन्वेस्टमेंट सोचिए। जैसे बाहर के विदेशी लोग हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे भाई हमारे देश के भी लोग तो बाहर इन्वेस्टमेंट करते होंगे। अंबानी साहब ने बाहर विदेश में पैसा लगाया, है ना, रतन टाटा साहब ने ब्रिटेन के अंदर जैगवार ब्रांड में पैसा लगाया। हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन बाहर के देशों में पैसा डालते हैं, बाहर के देशों में पैसा निवेश करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड, है ना, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड का मतलब क्या हो गया, हमारे देश से निवेश बाहर की तरफ जो है निवेश किया जाए। हमारे देश के लोग बाहर पैसे निवेश करें तो भाई ठीक है, सीधी सी बात है, पैसा बाहर चला जाएगा। अभी इन्वेस्टमेंट अंदर आ रहा था, अब इन्वेस्टमेंट बाहर चला जा रहा है। ठीक है, वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने समझा। ठीक है, उसके बाद अगला अगर देखें तो बोरोइंग्स, बोरोइंग्स की जगह हम लिख देते हैं लेंडिंग, है ना, लेंडिंग। लेंडिंग का मतलब हो गया उधार देना, है ना। जैसे हम लोग अभी उधार में पैसा लेते थे तो भाई अपने छोटे देशों को, गरीब देशों को, जिनको ज़रूरत है, हम पैसे कर्ज में देते हैं। एक तो गवर्नमेंट लेंडिंग होती है, एक तो सरकार कर्ज देती है। गवर्नमेंट लेंडिंग, गवर्नमेंट लेंडिंग में क्या होगा, सरकार कर्ज देगी, सरकार कर्ज देगी, गवर्नमेंट लेंडिंग करती है। और दूसरा अगर आप देखें, गवर्नमेंट लेंडिंग के साथ साथ प्राइवेट लेंडिंग भी होती है। हमारे देश की प्राइवेट कंपनीज, इंस्टीट्यूशन पैसे दें, है ना, निजी संस्थान कर्ज दें। निजी संस्थान क्या दें, कर्ज दें। ठीक है, तो लेंडिंग में अगर आप देखें तो ठीक है, हम लोग पैसे कर्ज में भी देते हैं, जैसे हमने पैसे कर्ज में लिए थे वैसे भाई हम पैसे कर्ज में देंगे भी, तो कर्ज देने का भी हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। ठीक है, लिख लीजिए इसको फटाफट, फिर आगे बढ़े। फिर उसके बाद वही सारी चीज़ें, जब पर्यटन हमारे देश के अंदर विदेशी लोग घूमने आते हैं तो हमारे देश से भी लोग बाहर विदेशों में घूमने जाते हैं, तो पर्यटन आउटसाइड हो जाएगा। जैसे हमारे देश के लोग योगा वगैरह सीखने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए यहाँ पर आते हैं, वैसे हमारे देश से भी बहुत सारे लोग जो है बाहर विदेशों में जाते हैं, धार्मिक कामों से, धार्मिक यात्राओं के लिए जाते हैं। बिल्कुल, पढ़ाई के लिए हमारे देश से बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, रशिया, कहाँ कहाँ जाते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई के लिए भी लोग बाहर जाएंगे। ठीक है, तो जिन जिन चीज़ों से हमारे देश के अंदर पैसा आया था, लगभग उन्हीं चीज़ों से पैसा बाहर भी जा रहा है। एक इंपोर्ट याद रखिएगा अलग से, इंपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपोर्ट जो है ज़्यादा होगा तो देश से पैसा ज़्यादा बाहर जाएगा। ये वो जरिए हैं जिनसे देश से पैसा बाहर जाते हुए आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो दीज आर द वेज थ्रू विच द मनी विल गो आउटसाइड इंडिया, है ना, जिससे पैसा इंडिया से बाहर जाएगा, है ना। और कहाँ कहाँ से पैसा जाएगा,
भाई स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो टूरिज्म के लिए बाहर घूमने जाते हैं। इलाज के लिए लोग बाहर जाते हैं विदेश में, है ना। धार्मिक कामों से लोग बाहर जाते हैं विदेश में, है ना। शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं विदेश में, है ना। तो ओवरऑल जो है, जो जहाँ से पैसा आया, लगभग उन्हीं जगहों से हमारे देश में से पैसा आपको बाहर जाते हुए भी देखने को मिल रहा है। देखिए इतनी बातें सभी को क्लियर हैं, फिर आगे बढ़ें। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना लिख लिया सभी ने, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की। बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन, है ना। हमारे देश में बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट, बीओटी जो अकाउंट है, इसको मेंटेन करने के लिए काम करता है आरबीआई। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ ट्रेड खाता कौन मेंटेन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई मेंटेन करता है क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड का अकाउंट। इसके अंदर दो खाते होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। एक होता आपका करंट अकाउंट, करंट अकाउंट इसको कहते हैं चालू खाता। ये वो वाला करंट अकाउंट नहीं जो हम लोगों का है, नहीं, ये अलग है जो आरबीआई मेंटेन करता है। और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट या फिर पूंजी खाता, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर आपको दो तरीके के खाते देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा करंट अकाउंट और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं चालू खाते की, करंट अकाउंट की। आपको बस ये बात याद रखनी है कि करंट अकाउंट के अंदर पैसा आता कहाँ कहाँ से है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता पेपर में, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके अंदर दो प्रकार के खाते मेंटेन होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या दिखाता है कि हमारे देश के अंदर से अलग सोर्सेज से पैसा आया कहाँ से और देश से पैसा कहाँ से चला गया। सो ऑल द सोर्सेज ऑफ मनी कमिंग टू इंडिया एंड आउट गोइंग टू इंडिया फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो देश के अंदर सारा पैसा कितना आया और कितना गया, उसका जो नेट वैल्यू जो बचती है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इस खाते को मेंटेन करने के लिए कौन काम करता है? आरबीआई काम करता है, जिसके लिए दो खाते मेंटेन होते हैं। एक खाता कहलाता है आपका चालू खाता, एक खाता कहलाता है आपका कैपिटल अकाउंट।
है ना। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, चालू खाता, पूंजीगत खाता या पूंजी खाता, पूंजीगत खाता या पूंजी खाता आप कह सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। हम बात करते हैं करंट अकाउंट में पैसा आता कहां से। करंट अकाउंट, है ना, चालू खाता। ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। चालू खाते में फ्रेंड्स एक तो पैसा आता है जिसको हम लोग कहते हैं विजिबल ट्रेड्स, विजिबल ट्रेड, या फिर इसको कहते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड। इसके अंदर आता है विजिबल ट्रेड्स या फिर मर्चेंडाइज ट्रेड। दृश्य व्यापार, या मर्चेंडाइज ट्रेड को कहते हैं वस्तु का व्यापार। वस्तु का व्यापार, मर्चेंडाइज ट्रेड या फिर वस्तु का व्यापार। देखिए इसके अंदर क्या होता है, समझिएगा इसको, देखिए ध्यान से। देखिए जो मर्चेंडाइज ट्रेड होता है उसमें वो वस्तुएं जिनको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। मतलब जैसे आप देश से, है ना, कार को खरीद बेच रहे हैं, है ना, मोबाइल खरीद बेच रहे हैं, है ना, है ना, व्हीट, चावल, गेहूं, आटा खरीद बेच रहे हैं बाहर विदेश में, है ना। तो ये सब चीजें, जो चीजें आपको दिखाई देती हैं, है ना, जो चीजें आपको दिखती हैं, है ना, जो चीजें आपको दिखती हैं वो आता है विजिबल ट्रेड के अंदर, है ना। जैसे हमने मोबाइल को बेचा या मोबाइल खरीदा, है ना, कार को बेचा, कार खरीदा, या मोबाइल बेचा, मोबाइल खरीदा। जो विजिबल, जो चीजें दिखती हैं वो विजिबल ट्रेड के अंदर काउंट होती हैं। और जो विजिबल ट्रेड है वो किसके अंदर काउंट होता है, करंट अकाउंट के अंदर, चालू खाते के अंदर। अब सवाल ये उठता है, ठीक है, सवाल ये उठता है कि हमारे देश के अंदर से हम बेचे ज्यादा हैं, मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं या इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। अगर आपको मैं ट्रेड की बात करूं तो ट्रेड का मतलब होगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो आपको क्या लगता है, भारत से हम ज्यादा चीजें बाहर बेचते हैं या भारत के अंदर ज्यादा चीजें खरीदते हैं? आप बताइए, भारत से हम ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं या ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं? अगर मैं विजिबल ट्रेड की बात करूं तो भारत से वस्तुएं हम ज़्यादा बेचते हैं या भारत के अंदर वस्तुएं हम ज़्यादा खरीदते हैं? तो आप सीधी सी बात कहोगे कि सर भारत के अंदर हम खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम हैं, है ना, हमारा आयात ज़्यादा होता है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट, तो भारत जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है या इंपोर्ट ज़्यादा करता है? तो भारत तो भाई एक्सपोर्ट तो करता है, लेकिन एक्सपोर्ट की तुलना में भारत को इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और इसीलिए ओवरऑल जो हमारा विजिबल ट्रेड होता है, इसमें जो पैसा आता है ये नेगेटिव ही रहता है। वाई इट इज़ नेगेटिव? बिकॉज वी इम्पोर्ट मोर, हम आयात बहुत ज़्यादा करते हैं और आयात की तुलना में हम जो है एक्सपोर्ट, निर्यात कम करते हैं। ठीक है, तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, और इसीलिए जो विजुअल ट्रेड होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, विजुअल ट्रेड मतलब जो चीज़ें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक, दूसरा यहां पर केस आता है इनविजिबल ट्रेड का। इनविजिबल ट्रेड क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इनविजिबल ट्रेड का मतलब क्या होता है? अदृश्य वस्तुओं का व्यापार या अदृश्य वस्तुओं का व्यापार आखिरकार क्या होता है? इनविजिबल ट्रेड क्या होता है? तो भाई इनविजिबल ट्रेड के अंदर याद रखिएगा आती हैं, इनविजिबल ट्रेड के अंदर आती हैं सर्विसेज, सेवाएं, है ना, क्या आती हैं? सर्विसेज, सेवाएं, सेवा क्षेत्र आता है, सेवाएं, है ना, सेवा क्षेत्र, सर्विसेज आता है।
अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश से सेवाएं ज़्यादा दी जाती हैं बाहर या हमारे देश से ज़्यादा सेवाएं ली जाती हैं। तो याद रखिएगा, सर्विस सेक्टर के मामले में हम दुनिया के बेस्ट देशों में आते हैं। जैसे हमारे देश से हम बहुत सारी सेवाएं देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है देश की आईटी सर्विसेज, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी सर्विसेज, है ना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का काम। आईटी सर्विसेज के मामले में हम दुनिया के बेस्ट देशों में आते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां दुनिया भर के देशों में आईटी सर्विसेज, आईटी सेवाएं देती हैं। और हमारे देश से आईटी सर्विसेज या आईटी सेवाएं ज़्यादा बड़े लेवल पर दी जाती हैं कंपैरेटिवली लेने के। तो हमारे देश से ज़्यादातर विदेशी जो सेवाएं हैं, आईटी सर्विसेज जो है, वो हम देते हैं कंपैरेटिवली लेने के। तो इस कंटेक्स्ट में भी, इनविजिबल ट्रेड के कंटेक्स्ट में भी, यहाँ पर हमारा जो एक्सपोर्ट है सेवाओं का वो ज़्यादा है, इंपोर्ट है सेवाओं का वो कम है। तो जो इनविजिबल ट्रेड है वो भारत का क्या है, पॉजिटिव है ना। इनविजिबल इनविजिबल ट्रेड जो है इंडिया का क्या है, पॉजिटिव है ना। इनविजिबल ट्रेड हमारा जो है पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ से एक एग्जांपल देखिएगा, यहाँ से कंसेप्ट समझिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे, ओवरऑल भारत का चालू खाता पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ओवरऑल भारत का चालू खाता पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। तो देखिए, भारत जो है यहाँ पर नेगेटिव है, एक्सपोर्ट करता है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये हमारा जो विजिबल आइटम का ट्रेड है वो नेगेटिव है। अदृश्य वस्तुओं की अगर बात करें तो ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव भले है, लेकिन ये जो आपका आयात है हमारा, ये इतना ज़्यादा हम लोग आयात करते हैं, ये भाई इतना ज़्यादा नेगेटिव है कि ये पॉजिटिव है तो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। और इसीलिए ओवरऑल भारत का जो चालू खाता होता है वो घाटे में रहता है। ओवरऑल भारत का चालू खाता क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया आवर करंट अकाउंट इज इन द पॉजिटिव कंडीशन और इन नेगेटिव कंडीशन। एक आध क्वार्टर के लिए हम पॉजिटिव हो सकते हैं, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, लेकिन साल भर अगर आप फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखेंगे, अगर आप वित्तीय वर्ष के हिसाब से देखेंगे, तो जनरली जो हमारा जो फॉरेन ट्रेड है, जो हमारा करंट अकाउंट है, चालू खाता है, वो नेगेटिव रहता है। नेगेटिव इसलिए रहता है, सीधी सी बात है, हमें इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा जो निर्यात है, वो उतना नहीं है, और इसी वजह से ये आपको नेगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है कि दैट इंडियाज एक्सपोर्ट इज लेस कंपैरेटिवली to the import, and because of import is very high, so our current account is negative within the condition. ठीक है, फॉरेन ट्रेड अच्छे से मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आगे बात करेंगे। एक मैं पैसा और लिख देता हूं, जहां से पैसा हमारे देश में आता है और जाता है, इसको लिखिएगा आप लोग, है ना। उस पर हम आगे भी चर्चा कर लेंगे। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, इसको मैं लिख देता हूँ, है ना। एक 8वां लिख लीजिएगा, फॉरेन रेमिटेंसेस। हमारे देश के लोग जो विदेशों में रहते हैं वो भी देश के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा भेजते हैं, इसको कहते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस। विदेशी पैसा क्या है, फॉरेन रेमिटेंसेस क्या, देखिए, भारत के एनआरआई लोग, भारत के जो एनआरआई लोग हैं वो बाहर विदेशों में रहते हैं। भारत के एनआरआई लोग, भारत जो हमारे इंडिया के लोग, वो बाहर विदेशों में रहते हैं, वो सब लोग भर भर के बहुत सारा पैसा भारत के अंदर भेजते हैं। और ऐसे ही हमारे देश के अंदर जो विदेशी लोग रहते हैं वो भी अपने घर पैसा भेजते होंगे, तो वो थोड़ी संख्या में भेजते हैं, लेकिन हमारे देश के, इंडिया के लोग जो कि पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पर फैले हैं, तो फॉरेन रेमिटेंसेस के मामले में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है। इंडिया इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन रेमिटेंसेस। मतलब बाहर से जो विदेशी पैसा आता है, बाहर से अपने देश के लोगों के द्वारा विदेशी पैसा लेने के मामले में, मतलब पैसा रिसीव करने के मामले में, वी आर द हाइएस्ट रेसिपेंट ऑफ द फॉरेन रेमिटेंसेज इन द वर्ल्ड। दुनिया में हम नंबर 1 पर हैं जो सबसे ज़्यादा विदेशी पैसा
जो हमारे देश के लोग बाहर विदेशों में रहते हैं और वो पैसा भेजते हैं, उसको हम फॉरेन रेमिटेंसेस कहते हैं। तो फॉरेन रेमिटेंसेस में वी आर द नंबर 1, है ना। इससे भी पैसा आता और जाता है, तो आता बहुत ज़्यादा है, जाता कम है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट के अंदर ही आता है। तो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स के मामले में यहाँ पर रेमिटेंसेस से हमें बहुत सारा पैसा आता है, ठीक है। तो फॉरेन रेमिटेंसेस भी ध्यान रखिएगा, है ना। विदेशी हस्तांतरण इसको कह देते हैं रेमिटेंसेस या पैसे ट्रांसफर, ठीक। चलिए, तो ये आपने देखा करंट अकाउंट के मामले में, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, है ना। कल मिलेंगे, कल के सेशन में, कल की जो भी टाइमिंग होगी, कल संडे, यूल अपडेट, है ना, वील अपडेट, है ना। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, विल कंटिन्यू दिस वन। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।